नमस्कार। मैं रेणुका सिंह गाज़ियाबाद से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोई लाइव अभी यहाँ पे हमें अगर दिख जाए तो अपना कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का रूबरू में एक शाम कहानी के नाम। जी शेख शहजाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है और हम अपनी पूरी रूबरू की टीम के साथ इरशाद राही जी और अजहर हुसैन जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं रूबरू के मंच पर, जिसमें हम लोग हर बुधवार रात 8 बजे एक लघु कथाकार या कहानीकार को लेकर उपस्थित होते हैं आप सभी के समक्ष, जो अपनी खूबसूरत कहानियाँ हमें सुनाते हैं हर बुधवार रात 8 बजे। जी शेख जी, आपको भी आना है इस प्रोग्राम में, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। जो आपकी खूबसूरत कहानियाँ आप लिखते हैं वो इस मंच पे आप ज़रूर साझा करें हम सभी लोगों के साथ, क्योंकि इस समय ऑनलाइन का ज़माना है। हम लोग कहानियाँ सुनने तो किसी के यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा ज़रिया हमें मिला हुआ है जिसमें हम लोग मंच पर आकर कहानियाँ सुनाते हैं और एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ सुनने का शौक़ एक ऐसा शौक़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और एक समय के साथ ये परवान चढ़ता चला जा रहा है। बच्चे हों या बूढ़े या जवान, हर एक को कहानी सुनना पसंद आता है और सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने का मौका हम भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये इरशाद जी और अजहर जी ने रूबरू के मंच पर जो एक शानदार कहानी की शाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसमें हम एक नया कहानीकार लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हर बुधवार शाम 8 बजे और अपनी पूरी रूबरू की टीम के साथ आप सभी कहानीकारों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस कहानीकार को लेकर आए हैं वो हैं लखनऊ से डॉक्टर अपर्णा गुप्ता जी। अपर्णा गुप्ता जी लखनऊ से हैं, बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखती हैं और इनसे मिलने का श्रेय भी हम इरशाद राही जी को ही देते हैं। राही जी ने साहित्य श्री सम्मान का एक कार्यक्रम किया था जिसमें हम सभी लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजी थी। तो उस कहानी के कार्यक्रम में उन्होंने हम लोगों को साहित्य श्री सम्मान से नवाजा था। वहीं पे हमें अपर्णा गुप्ता जी से मिलने का अवसर मिला था। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। आज की हमारी वही मेहमान हैं अपर्णा गुप्ता जी। इनसे मिलने का आज सबको अवसर मिलेगा 8 बजे कहानी की शाम। जी सदानंद जी, स्वागत है आपका। शेख जी, आप सभी लोगों को आवाज़ साफ आ रही है ना? आवाज़ क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। इरशाद राही जी, अजहर हुसैन जी, आप सभी लोगों को क्या आवाज़ साफ आ रही है? जी, तो अब हम सब लोग देखते हैं हमारे नए कहानीकार हमारे लिए कौन सी कहानियाँ लेकर आए हैं रूबरू के मंच पर। सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। अपर्णा गुप्ता जी एक शाम कहानी के नाम में सुनते हैं उनकी शानदार कहानियाँ। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपर्णा जी उपस्थित होती हैं बस अब से थोड़ी ही देर में अपनी शानदार कहानियों के साथ, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी को। जी सदानंद जी, धन्यवाद आप सभी को, हार्दिक धन्यवाद जो आपने समय दिया और यहाँ कहानियाँ सुनने आए। तो सुनते हैं अब हम लोग सीधे अपर्णा जी से और अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार। मैं कुछ लघु कथा के बारे में कहना चाहती हूँ। पहले ज्योत्सना जी नमस्कार। लघु कथा बहुत प्यारी विधा है और आजकल काफी प्रचलित है। कम समय में बड़ी बात कहने की विधा है लघु कथा। गागर में सागर भरने की एक विधा है लघु कथा। जीवन की विसंगतियों से निकला हुआ एक प्रश्न है लघु कथा। सदानंद किशोर जी नमस्कार। रजनी जी अभिनंदन, थैंक यू।
मुझे उत्साहित करने के लिए रेणुका जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमारी मौर्य जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। श्याम जी नमस्कार, थैंक यू। कुछ लोग समाभाव के कारण लंबी कहानियां नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लघु कथा बहुत अच्छी चीज है। मेरे अनुसार लघु कथा जीवन समुद्र से चुना गया वह घटना रूपी मोती है जिसमें आपके मन में प्रश्न छोड़ जाता है, जो वही लघु कथा है। आदरणीय कांता राय जी और आदरणीय पवन जैन जी के आशीर्वाद से मैं 200 लघु कथाएं लिख चुकी हूँ और मैं किताब लिखने की कोशिश में हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रूबरू जी स्वागत है। मैं भी लखनऊ से हर महीने लघु कथा गोष्ठी करती हूँ, आप लोग चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मौर्य जी धन्यवाद। पहली कथा है मेरी लॉकडाउन। ये कथा मैंने लॉकडाउन में ही लिखी है। असल में कोरोना की और इसकी लॉकडाउन की वजह से बहुत विसंगतियां उभर के जो समाज में आई हैं उसी के ऊपर है। लॉकडाउन पहली कथा मेरी सुनिए। जाना तो यह लिस्ट लेते जाना, पत्नी ने कहा। पापा मेरे चॉकलेट, बेटा बोला। बेटी मेरी पैंट पकड़कर लगातार हिला रही थी। पापा मेरे अंकल चिप्स। पर मुझे अपने बॉस की बात बहुत परेशान कर रही थी। इस बार आधी सैलरी मिलेगी। बहू मेरी दवा लिख दी ना, माँ की कराती हुई आवाज आई और मैं हिसाब जोड़ने लगा। किराने का सामान, खाने पीने की चीजें, माँ की दवा तो जरूरी है, पर बाद में घर का किराया, बिजली का बिल, कौन सा खर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ, लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। तभी पीछे से पत्नी मास्क में स्कूटर की चाबी लेकर आई और बोली, लॉकडाउन बढ़ रहा है, इस बार सोच रही हूँ मैं ही कुछ सैलरी दे दूं आपको। तुम? मैंने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से आपके पीछे बच्चों को ट्यूशन देकर जमा किया था, बुरे वक्त के लिए। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोला, पता नहीं कैसे मेरी परेशानी तुम पढ़ लेती हो माँ की तरह से। क्यों, मैं भी तो माँ ही हूँ, भले ही तुम्हारे बच्चों की। ये पहली लघु कथा थी मेरी। और दूसरी लघु कथा उम्मीद की किरण। लॉकडाउन में कोरोना ने हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। और ये जो मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ, उम्मीद की किरण, बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहती हूँ। वो आप समझिएगा, वो आप सुनिएगा, देखिए आपको पसंद आएगी। स्वर्ग लोक में दो दूत आपस में बात कर रहे हैं। स्वर्ग लोक में दो दूत आपस में बात कर रहे हैं। सुना है धरती पर कोई ऐसी बीमारी फैल गई है जहां पर व्यभिचार खत्म हो गया। सुना है कि धरती पर कोई ऐसी बीमारी फैल गई है कि वहां पर व्यभिचार खत्म हो गया। हाँ सुना तो है, पर मजा तो तब है जब कोई ऐसी बीमारी फैले जिससे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। बहुत छोटी सी लघु कथा में छोटी सी बात में बड़ी बात कहने की मैंने वो की है। हो सकता है आपको पसंद आएगी। और आजकल के कुछ हालात ऐसे बदल गए हैं कि बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल समय नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद शिल्पी जी, धन्यवाद रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कथा मैं पढ़ने जा रही हूँ, गलती। रात्रि के 10 बजे थे। खाना खाकर टहलते हुए पान की दुकान पर जाना कब से शगल था मेरा। मैं आज भी पान खाकर मुड़ा ही था कि देखा एक अंकल जी हाथ में मोबाइल लेकर खड़े हुए थे। एक आध लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा मोबाइल सेट कर दो। एक दो ने लिया भी, पर उसे देखकर थोड़ा टाल दिया। वो लौटने लगे, उनके पीछे मैं हो लिया। आगे जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, लाइए अंकल जी, अपना फोन मुझे दीजिए, बताइए क्या करना है। एक तरफ जाकर मैंने उनसे पूछा, उन्हें सब बता दिया और उनका नेट भी चालू कर दिया। वो बहुत खुश हो गए और खूब आशीर्वाद देने लगे। फिर थोड़ा उदास होकर बोले, बेटा मैंने पहले अपने बच्चों को उनकी पसंद के फ़ोन दिलवाए, उसके बाद अब रिटायर होने पर अपना स्मार्टफोन लिया, पर आज मुझे सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। मैंने कहा, यही तो गलत किया आपने अंकल जी, पहले आपको अपना मोबाइल लेना चाहिए था। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता कंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। कोरोना काल में
एक डॉक्टर्स ने हम लोगों को जो हमारा ध्यान रखा है इतनी बुरी उसमें, तो उसके लिए डेडिकेशन, डॉक्टर्स को डेडिकेशन करते हुए मैं एक कथा पढ़ना चाह रही हूँ। दुआ। कोरोना वायरस की वजह से बड़ी सख्त ड्यूटी कर दी गई थी। एक हफ्ते बाद कल रात घर लौटी थी ईशा। आज सुबह जब तैयार हो रही थी, माँ को लड़खड़ाते देख ईशा ने सहारा देकर बिठाया और गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है उपवास मत किया करो, क्यों करती हो उपवास जब तबीयत ठीक नहीं रहती। पापा आप समझाते क्यों नहीं माँ को, सच ही तो कह रही है बेटी, अब छोड़ दो ये व्रत उपवास। पापा ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अरे बेटे नौकरी लग जाएगी तब छोड़ दूंगी, माँ ने कहा तो ईशा नाराज होते हुए बोली, देखा पापा मुझे तो मिल गई नौकरी, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है, भैया भी सेटल हो जाएगा, क्यों करती हो इतनी चिंता। मेरे लिए तो तुमने कभी कोई व्रत नहीं रखा, मैं तो बनी ना डॉक्टर, कहकर उसने सफेद कोट पहना और बाहर निकलने लगी। माँ ने ठंडी आह भरी और बोली, सही कहा बिटिया, अब मैं सारे व्रत तेरे लिए ही करूंगी, मेरी सारी दुआएं तेरे लिए ही होंगी बेटी। हाँ बेटी मैं भी तेरे लिए दुआ करूंगा। पापा भी मन मन बड़बड़ाने लगे। जया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति से मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं एक कहानी पढ़ती हूँ, ये भी सत्य कथा पे आधारित है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी प्रिय कहानी है ये। पिताजी की 13वीं हो चुकी थी, लाइब्रेरीज का नाम है लाइब्रेरी। पिताजी की 13वीं हो चुकी थी, सब अपने घर लौट रहे थे। बड़ी जीजी और छुटक्की तो पहले ही निकल गई थी। बड़ी बुआ भी फूफा जी के साथ आके पोसती हुई चली जा रही थी। मैं पिताजी के कमरे में जाकर उनकी उपस्थिति महसूस करने की गरज से उनकी किताबों के सानिध्य में जाकर बैठ गया था। उनकी इस छोटी सी लाइब्रेरी में बच्चों की नंदन, बाल भारती, चंपक से लेकर इस्मत चुगतई, तस्लीमा नसरीन, मैत्रेयी पुष्पा, महादेवी वर्मा, मृणाल पांडे, कौन से लेखक की किताब नहीं थी। रामायण, गीता तो और महाभारत हमेशा उनकी मेज पर ही विराजती रहती। किताबें बिल्कुल उसी अनुशासन में रैक से झांक रही थी जैसे अभी सहजता से पिताजी आएंगे और सूर, तुलसी, निराला जिसे चाहे पढ़ने बैठ जाएंगे। आंखों में पानी और कानों में उनकी वही रौबेली आवाज गूंजने लगती। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी अनंत में बनती जाती है रेखाएं दुख की। जब वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी को बोल बोल कर पढ़ते तो माँ जिज्जी से कहती, जा पिताजी को चाय देकर आ, इनकी गोष्ठी तो कभी खत्म ही ना होगी। मैंने आंसू पोछे और खड़ा हो गया। तभी मेरे बड़े भाई जी कमरे में आकर बोले, बता चुन्नू, तेरी ट्रेन का समय होने वाला है, तेरा सामान पैक हो गया है, जो भी बाबूजी ने कहा सब लेकर जाना। नहीं भैया, मैंने उनका हाथ थाम लिया। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनकी पूरी ये लाइब्रेरी दे दो, उनकी सारी किताबें मुझे दे दो, इनमें मेरे बाबूजी बसे हैं, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद। थैंक यू ज्योत्सना जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब मैं एक कथा पढ़ने जा रही हूँ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। गुड्डी पढ़ते पढ़ते किताब लेकर माँ के पास आई और माँ बर्तन साफ कर रही थी। गुड्डी पढ़ते पढ़ते किताब लेकर माँ के पास आई, माँ बर्तन साफ कर रही थी। अरे माँ बताओ ये स्लोगन कहाँ होता है, अरे माँ बताओ ये स्लोगन कहाँ होता है। अरे बेटिया हमका का मालूम, हमका पढ़े लिखे थोड़ी ना है, अभी तुम्हारे बप्पा आ रहे हैं, वही दिन भर दीवार रंगत है, जाने का लिखत है दीवार पर, वही बताई है तुमको। तभी बप्पा हाथ में कुछ पोस्टर रंग कुची लिए थके मांदे आए तो गुड्डी ने किताब लेकर उनके पास दौड़ी और कहा, बप्पा ये बताओ स्लोगन का होता है। माँ चिल्लाई, अरे रुक जाओ बिटिया, कुछ खान पीन दो बप्पा को। बप्पा ने पुचकार कहा, बेटा स्लोगन का मतलब है नारा। तभी माँ चिल्लाई, तुम ही बिगाड़ कर रखे हो, अरे कुछ काम वाम सिखाओ ही का, पढ़कर बड़ी पुरखा बनी है। पर बप्पा तो बोलता रहा, अरे कहा
पूरा दिन हम यही तो लिखते हैं दीवार पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार का यही नारा है। माँ बोली थोथा नारा, कौन बिटिया बच पा रही ने। गुड्डी बोली बचिए माँ बचिए, पढ़िए तो हम बचिए, माँ पढ़िए तो बचिए। तभी पीछे से बप्पा भी गुड्डी को गोद में उठाकर गाने लगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। अब मैं एक और कहानी पढ़ने जा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी कहानी है, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। नीरजा कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ये कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है और इसका नाम है दूसरी विदाई। विदाई का समय हो रहा था, विदाई का समय हो रहा था। व्यथित मन बुक्का फाड़कर रोने का कर रहा था। जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उस घर के कोने कोने में उसका प्यार हिलोरे ले रहा था। जहां भी नजर जाती थी लग रहा था कि वो मुझे ही निहार रही हैं, वो मुझे ही निहार रहे हैं। अब भी कुछ, सब कुछ तो वही था, बस कुछ नहीं था। तो वो 3 साल, जिनमें वो फरिश्ता 3 साल में 3 जन्मों का प्यार देकर फना हो गया था। भुला तो नहीं पाऊंगी उसे, पर ये देवता शरीर के सास ससुर जिन्होंने सीने पर पत्थर रखकर बहू को बेटी बनाकर कन्यादान करने का कठोर निर्णय ले लिया था, पूरे जीवन की दुहाई देकर मजबूर कर दिया था इम्तिहान पर इम्तिहान देने के लिए। भले ही मैं अपने माँ बाप और अपने ससुर के निरीह चेहरे को देखकर कभी उनकी कसम नहीं तोड़ूंगी, पर मेरे इस फैसले को कोई नकार नहीं सकता। आज कमरे में सोते हुए 2 साल के बेटे को उठाया और अपनी सासू माँ के गोद में डाल दिया। लो माँ, अब आप ही इसकी माँ हो। ये क्या कह रही हो बेटी, तुम कैसे रहोगी इसके बिना। शीला सी जम गई थी मैं, पर दृढ़ता से बोली, जैसे आप जी रही हैं अपने बेटे के बिना। जब आप अपना बेटा देश पर कुर्बान कर सकती है तो क्या मैं अपना बेटा आपको नहीं दे सकती। धन्यवाद धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आई।